हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये वीडियो बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग बेसिकली लॉ ऑफ सप्लाई, कॉस्ट, आईसीआर वगैरह कैसे निकाला जाता है, ये क्या होता है, इसका मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब देखेंगे लोग। फिर हम लोग देखेंगे लोग प्रोडक्शन और रिटर्न ऑफ स्किल्स वगैरह क्या होते हैं, वैल्यूज, और सप्लाई का इलास्टिसिटी कर्व कैसे वेरी करता है, इन सब के बारे में देखेंगे लोग। तो बेसिकली हम लोग का जो ब्रॉडर टर्म्स क्या क्या होंगे, तो लॉ सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो मार्केट को कैसे इफेक्ट कर रहा है, फर्म्स कैसे अपने डिसीजंस ले रहे हैं, इन सब के बारे में देखेंगे लोग। सबसे पहले लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो देखो, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जैसे कोई गुड या सर्विस का प्राइस इंक्रीज करता है, तो जो क्वांटिटी होता है उन गुड और सर्विस को जो सप्लाई किया जा रहा है मार्केट में, वो भी इंक्रीज करता है, और ये एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। क्या लाइक लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, अगर किसी गुड या सर्विस का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो उसका क्वांटिटी भी इंक्रीज करता है। ये कैसे होता है, ये हम लोग बाद में आगे देखेंगे लोग, क्यों इंक्रीज करता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे लोग। पर अभी डिफिनेशन ऐसे जान लो कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर मार्केट में किसी गुड का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, लेट्स से एप्पल का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो सप्लाई भी बढ़ता है उस गुड का। अननेसेसरी कोई वेरी अनफोर्स सिचुएशन ना हो कि उस गुड का सप्लाई बढ़ाया नहीं जा सकता है, ऐसा ना हो कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो उस जो भी वो गुड है उसका सप्लाई भी इंक्रीज करता है। की कंसेप्ट क्या होगा कि प्राइस और सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। जैसे एग्जांपल में क्या ले सकते हो कि लेट्स से अगर कॉफी बीन्स का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो फार्मर्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी बीन्स के पौधे लगाएंगे, तो कॉफ़ी बीन्स का सप्लाई भी इंक्रीज होगा। लेट्स से अगर प्राइस डिक्रीज करता है, तो अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो फार्मर्स को लॉस होने लगेगा, या जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो बहुत कम होने लगेगा, तो वो उसका प्रोडक्शन भी कम कर देंगे लोग। वही लॉ ऑफ सप्लाई का था कि लेट्स से अगर किसी चीज़ का बाजार में महंगा होते जा रहा है, लेट्स से टमाटर महंगा हो रहा है, तो फार्मर्स क्या सोचेंगे लोग कि चलो अब टमाटर का ज़्यादा खेती किया जाए, तो क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है, सप्लाई बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर किसी चीज़ का प्राइस गिर रहा है, तो फिर फार्मर्स क्या सोचेंगे लोग कि इसमें तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो चलो ये छोड़ कर कोई और सब्जी उगाई जाए, कुछ और किया जाए ताकि उसमें प्रॉफिट कमाया जा सके। तो वही होता है कि अगर प्राइस किसी वस्तु का इंक्रीज करता है, तो उसका क्वांटिटी सप्लाई भी मार्केट में इंक्रीज हो जाता है। इसलिए कर्व कुछ इस टाइप का होता है, सप्लाई कर्व, कि अगर प्राइस इंक्रीज किया तो सप्लाई भी इंक्रीज कर जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई समथिंग लाइक उसी टाइप का है। इसमें क्या कहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बेसिकली मेजर करता है कि क्वांटिटी कैसे चेंज हो रहा है, किसी गुड का क्वांटिटी कैसे चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू उसका प्राइस, जितना मतलब जैसे जैसे चेंज हो रहा है उस हिसाब से उस गुड का क्वांटिटी कैसे चेंज हो रहा है। यही इसी चीज़ को इलास्टिसिटी मेजर करता है। तो क्या है कि अ मेजर ऑफ हाउ क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ गुड या सर्विस रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, कि जैसे जैसे मार्केट में किसी वस्तु का प्राइस चेंज होगा, उस हिसाब से सप्लाई कैसे उस क्वांटिटी सप्लाई कैसे कैसे मार्केट में चेंज हो रहा है, इस चीज़ को मेजर करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, तो एक मेजरमेंट है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी कैसे कैसे चेंज हो रहा है। बट नोट क्या है कि ये चीज़ हमें क्या समझने में मदद करता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं किसी पर्टिकुलर वस्तु के, लेट्स से जो कॉफ़ी बीन्स के प्रोड्यूसर यानी फार्मर्स थे, जो कॉफ़ी बीन्स के प्रोड्यूसर्स यानी जो फार्मर्स थे,
वो सप्लाई को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन प्राइस। लेट्स से अगर पहले कॉफ़ी बीन्स का प्राइस 5 रुपया था, तो फार्मर्स लेट्स से 100 kg का सप्लाई कर रहे थे कॉफ़ी बीन्स का। अब लेट्स से 10 रुपया होगा, तो अगर वो इंक्रीज कर दे, लेट्स से 300 kg का सप्लाई इंक्रीज करती है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या बता रहा है, ये चेंज को मेजर करेगा कि अगर 5 रुपया था तो 100 kg मिल रहा था, 2 गुना प्राइस हुआ तो फार्मर्स ने सप्लाई 3 गुना से बढ़ा दिया। तो इसी चीज का मेजरमेंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है। जैसे इलास्टिक सप्लाई यहाँ पे देखो कि प्राइस में कुछ चेंज हुआ तो उसके हिसाब से क्वांटिटी में कुछ चेंज आया, ठीक है। अब इलास्टिक सप्लाई ये भी बताता है कि अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज आए तो क्वांटिटी में ज़्यादा का चेंज आ रहा है, तो वो हो जाता है इलास्टिक सप्लाई। कि मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर करता है कि प्राइस के हिसाब से मार्केट में किसी गुड का या सर्विस का क्वांटिटी कैसे चेंज हो रहा है, और अगर थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज से क्वांटिटी में ज़्यादा का फर्क पड़ रहा है तो वो होता है इलास्टिक सप्लाई, उसे बोलते हैं। यहाँ पे देखो प्राइस में बस इतना का चेंज हुआ लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा का चेंज आया। इसके उल्टा इन इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लोग प्राइस में ज़्यादा का चेंज आया है लेकिन क्वांटिटी में कम का चेंज आया है। तो समझे, इलास्टिक सप्लाई क्या है कि कम प्राइस चेंज से अगर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा फैक्टर से चेंज हो रहा है, तो वो इलास्टिक सप्लाई होता है। लेकिन ज़्यादा प्राइस चेंज से अगर सप्लाई थोड़े से इंक्रीज कर रहा है तो वो इन इलास्टिक सप्लाई होता है। अब कुछ और टर्म्स है जो हम लोग जान सकते हैं, जैसे रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, ये क्या होता है टर्म। तो इसमें है कि मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू प्राइस चेंज। अब लेट से ये बोल रहा है कि अगर प्राइस चेंज 2 गुना हो जाए और यहाँ पे लेट से 100 kg वो सप्लाई कर रहे थे, तो ये क्या करेगा कि मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज, अगर प्रोपोर्शनल चेंज माना जाता है तो अगर ये 5 से 10 हुआ तो ये भी 2 गुना 100 से 200 हो जाता, ठीक है। लेकिन रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई ये बोलता है कि अगर चेंज प्रोपोर्शन से ज़्यादा का हो, मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी, यानी ये 100, ये डबल ना हो सके ये ट्रिपल हो जाए, लेट से 300 हो जाए, 4 गुना हो जाए, लेट से 400 किलो हो जाए, तो उससे बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। तो ये क्या टर्म है, तो प्रोपोर्शनल चेंज जितना प्राइस में आ रहा है उतना से ज़्यादा का अगर चेंज क्वांटिटी में है तो उसे रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या है, प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये क्या बताता है कि जितना का चेंज प्राइस में आ रहा है सेम उतने के फैक्टर से ही अगर सप्लाई में चेंज आए तो उसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। जैसे अगर प्राइस डबल हुआ तो क्वांटिटी भी डबल ही होना चाहिए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अब है कि रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है, ये इन इलास्टिक है। रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई क्या है, तो ये बताता है कि जो प्रोपोर्शनल चेंज होना चाहिए क्वांटिटी में वो लेस होना चाहिए प्राइस के कंपेरिजन में। लेट्स से अगर प्राइस 5 से 10 हो रहा है तो क्वांटिटी में चेंज लेट्स से 100 से 150 तक हो जाए, पर ये नहीं कि 200 या उससे ज़्यादा हो, 200 या उससे ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। तो जितना के फैक्टर से प्राइस चेंज हो रहा है उतने के कम के फैक्टर से अगर क्वांटिटी चेंज हो तो उसे बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। अगर इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, अब देखो इनकम इलास्टिसिटी ये बेसिकली बताता है कि किसी गुड का लेट्स से एप्पल का क्वांटिटी डिमांड या सप्लाई कैसे चेंज हो रहा है ड्यू टू इनकम चेंज ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन या होल सोसाइटी। ऐसा मान सकते हो कि
किसी वस्तु का के क्वांटिटी का डिमांड या सप्लाई कैसे कैसे चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इनकम, मतलब लोगों के बजट में जैसे जैसे चेंज आ रहा है उसके कारण किसी वस्तु का डिमांड या सप्लाई कैसे चेंज हो रहा है उस चीज़ को मेजर करने के लिए इनकम इलास्टिसिटी टर्म आता है। पहले हम लोग क्या देख रहे थे लोग कि लेट्स से एप्पल है तो उसके प्राइस चेंज के कारण उसका सप्लाई कैसे चेंज हो रहा है, ये टर्म देख रहे थे। अब चेंज कर रहे लोग कि एप्पल तो है लेकिन उसका प्राइस का कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अगर कोई पर्सन का इनकम चेंज हो गया, लेट्स से वो पहले 10,000 कमाता था 20,000 कमा रहा है, तो उस हिसाब से उस पर्टिकुलर एप्पल का डिमांड कैसे चेंज हुआ या सप्लाई कैसे चेंज हो गया, ये सब देखते हैं हम लोग इनकम इलास्टिसिटी के कंसेप्ट में। फिर आता है क्रॉस इलास्टिसिटी। ये बताता है कि लेट्स से दो चीज़ें ले लो, लेट्स से कॉफ़ी, टी और ब्रेड है, टी और शुगर ले लो, ठीक है। अब टी में कुछ चेंज आया, टी के प्राइस में कुछ चेंज आया, तो शुगर के प्राइस क्या इफेक्ट कर रहा है, लाइक अगर जैसे मान सकते हो कि अगर टी 5 रुपया था पहले और ये 10 रुपया हो गया, ठीक है, यानी टी के प्राइस में चेंज आया, ठीक है। तो जो शुगर है जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी शुगर चाहिए ही होता है टी के लिए, तो इसका क्वांटिटी का डिमांड और सप्लाई कैसे चेंज हो रहा है। पहले हम लोग देख रहे थे लोग कि टी के प्राइस के चेंज के कारण इसी पर्टिकुलर वस्तु के डिमांड और सप्लाई में कैसे चेंज आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे लोग कि टी के प्राइस के चेंज के कारण जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री थिंग है लाइक शुगर, उसके डिमांड और सप्लाई में कैसे चेंज आ रहे हैं, वो एग्जामिन किया जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर। अब प्रोडक्शन कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये क्या होता है। देखो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, तो ये बेसिकली एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन जो इनपुट फैक्टर्स है। इनपुट फैक्टर्स क्या होता है प्रोडक्शन में, इनपुट फैक्टर्स क्या होता है, लेबर हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, अगर तुम्हें फैक्ट्री की जरूरत है तो लैंड भी आ जाएगा। तो ये सब इनपुट फैक्टर्स हैं किसी पर्टिकुलर वस्तु को बनाने के लिए। और जब इनका रिलेशन जो आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं लोग, मतलब हर फर्म चाहेगा तो मैक्सिमम आउटपुट ही हम लोग प्रोड्यूस कर पाए लोग, तो इनपुट फैक्टर्स और जो मैक्सिमम आउटपुट जो हम लोग ले सकते हैं लोग गुड्स का, उनके बीच के रिलेशनशिप को कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ये प्रोडक्शन फंक्शन तुम कुछ ऐसा लिख सकते हो कि क्यों लेट से मैक्सिमम आउटपुट है और एफ एक प्रोडक्शन फंक्शन है जो डिपेंड कर रहा है लेबर और कैपिटल पे। इसमें लैंड भी इंक्लूड हो सकता है, लेट से तुम पौधे उगा रहे हो, तुम कुछ और चीज़ें कर रहे हो जिसमें लैंड का जरूरत पड़ रहा है, तो उस समय लैंड भी इंक्लूड हो सकता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है कि जो भी इनपुट फैक्टर्स हम इनपुट में दे रहे हैं किसी वस्तु को बनाने के लिए और जो भी मैक्सिमम आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को एक प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन प्रोडक्शन, ये क्या होता है। तो देखो शॉर्ट रन में क्या होता है यूजुअली कि एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड। लाइक शॉर्ट में क्या होगा कि लेट्स से कोई अपना बिजनेस खोलने जा रहा है, उसके बाद 10 लाख रुपए हैं, तो वो क्या करेगा 10 लाख का, 10 लाख कुछ लेबर लेगा, कुछ और कच्चे माल खरीदने में यूज करेगा, ऐसा कुछ वो अपना करके शॉर्ट रन में अपना प्रोडक्शन करने का ट्राई करेगा। तो वो ऐसा बोल रहा है कि शॉर्ट रन में क्या होता है प्रोडक्शन में एटलीस्ट वन इनपुट तो फिक्स होता ही है और यूजुअली वो कैपिटल होता है। लेट्स से उसने 10 लाख बैंक से लोन लिए अपने कंपनी खोलने के लिए, अपना जो भी कारखाना वगैरह फैक्ट्री वगैरह खोलना है उसके लिए 10 लाख रुपए ले लिए और वो अपना प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है। तो 10 लाख में हो सकता है कि वो 5 लाख का मशीनरी ले ले और 5 लाख का लेट्स से लेबर ले ले, या हो सकता है कि 8 लाख का मशीनरी ले ले और 2 लाख का लेबर ले ले।
तो वो लेबर को लाइक एडजस्ट कर सकता है, उसके हिसाब से उसके अदर फैक्टर चेंज होंगे। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि इनकम जो कैपिटल होता है वो फिक्स होता है शॉर्ट रन में। ये बस शॉर्ट रन प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि यूजुअली ऐसा देखा जाता है शॉर्ट रन में कि अगर कोई अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने जा रहा है या कुछ भी प्रोड्यूस करने जा रहा है, तो शॉर्ट रन में उसका कैपिटल फिक्स होता है और वो उस हिसाब से अपने डिफरेंट फैक्टर्स को मैनेज करता है। लेट्स से लेबर, लैंड वगैरह वो उस हिसाब से मैनेज करता है। लॉन्ग रन में क्या होता है कि सारे इनपुट वेरिएबल हो जाते हैं। वेरिएबल मतलब कोई भी फिक्स नहीं रह पाते। इसमें क्या होता है कि लेट्स से 10 लाख हुआ, अपना फैक्ट्री खोला शॉर्ट रन में और वो प्रॉफिट करने लगा। तो जब प्रॉफिट करने लगेगा तो ये 10 लाख अपने आप इंक्रीज करने देते जाएंगे। प्रॉफिट जैसे जैसे होगा ये इंक्रीज होगा। तो एज ए लॉन्ग टर्म में देखोगे तो जैसे जैसे ये प्रॉफिट इंक्रीज होके मशीनरी भी वो अलग अलग खरीदते जाएगा, लेबर वगैरह भी बढ़ाते जाएगा वगैरह वगैरह, वो चेंजेस होते रहेंगे। तो कोई भी इनपुट तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा लॉन्ग रन में कि जो वेरिएबल हो। तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है? इससे फर्म्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि प्रोडक्शन को स्केल किया जा सके। अगर चीज़ें फिक्स होगा तो प्रोडक्शन उतने पे ही रुका रहेगा, जितना हरदम हुए जा रहा है हर एक मंथ उतना पे ही रुका रहेगा। लेकिन अगर वेरिएबल होगा, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, तो वो स्केल कर पाएगा प्रोडक्शन को। अब है टोटल एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? तो टोटल प्रोडक्ट से क्या समझ में आ रहा है कि जो भी इनपुट से लगाकर अगर हम जितना टोटल प्रोड्यूस बना पा रहे हैं, लाइक टोटल आउटपुट प्रोड्यूस विद अ गिवन सेट ऑफ इनपुट्स लाइक कैपिटल, लैंड, लेबर वगैरह लगाकर जो भी हम टोटल आउटपुट बना पा रहे हैं वो हो गया टोटल प्रोडक्ट उस कंपनी के लिए। पर यूनिट ऑफ इनपुट से जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो हो गया एवरेज प्रोडक्ट। लाइक लेट्स से 20 20 पैकेट ऑफ बिस्कुट बना, ठीक है। इसमें लग गया कुछ मशीनरी लगा, कुछ लेबर लग गया, कुछ कैपिटल लग गया, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमें पर यूनिट ऑफ पर्टिकुलर थिंग से देखना है, लेट्स से पर यूनिट ऑफ लेबर से देखना है, तो एक लेबर अगर सारे जितने भी लेबर्स उनसे अगर 20 पैकेट को डिवाइड करें तो जो भी वैल्यू है, लेट्स से 10 लेबर है यहाँ पे, 20 पैकेट बना तो कितना है 2 पैकेट पर लेबर, ठीक है। तो एक लेबर की सहायता से 2 पैकेट का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो वो मेरा एवरेज प्रोडक्ट हो गया। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बोलता है कि लेट्स से पहले ये सब फिक्स था और मेरे पास 20 पैकेट ऑफ बिस्कुट बन रहे थे। अब क्या करें कि एक एडिशनल अगर हम यूनिट ऑफ इनपुट दे दें, लेट्स से एक और लेबर लाकर इसमें ऐड कर दें, तो आउटपुट कितना हुआ, कितना से इंक्रीज किया, ठीक है, वो फैक्टर मार्जिनल प्रोडक्ट बताता है। क्या बताता है कि लेट्स से पहले 20 बना था, एक और लेबर ऐड की और ये 21 पैकेट बना, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा 1 का हो जाएगा, क्योंकि पहले 20 बन रहा था, 21 बन रहा है तो माइनस करोगे तो 1, यानी एक पैकेट इंक्रीज किया एक से लेबर इंक्रीज करने पे, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ये क्या बताता है कि अगर तुम कोई वेरिएबल इनपुट है, लेट्स से तुम लेबर लेके चलो, ठीक है। क्योंकि कभी लेबर वेरिएबल क्यों है? क्योंकि डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन लेबर्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है, फैक्ट्री में घटाई जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि फैक्ट्री प्रॉफिटेबल है और क्या क्या डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसके हिसाब से लेबर्स घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ये वेरिएबल इनपुट हो गया, ठीक है। तो एडिंग मोर ऑफ अ वेरिएबल इनपुट लाइक लेबर टू अ फिक्स्ड इनपुट जैसे मशीनरी। मशीनरी महंगे होते हैं, ये नहीं कि तुम हर छोटे छोटे समय में तुम चेंजेस कर पाओगे। तुम्हें एक ह्यूज प्रॉफिट हुआ तब हो सकता है तुम मशीनरी में इंक्रीमेंट देख पाओगे, या ह्यूज लॉसेस हुआ तब हो सकता है कुछ मशीनरी तुम बेचोगे। तो शॉर्ट रन में तुम क्या रहोगे कि मैक्सिमम टाइम मशीनरी फिक्स होता है और लेबर वेरिएबल इनपुट होता है, वो चेंज होता रहता है। तो ये क्या बोलता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बोलता है कि एडिंग मोर ऑफ अ
variable input like labor to a fixed input like machinery eventually results in decreasing marginal returns. ये बोल रहा है लेट से तुम्हारे पास 5 मशीन था और तुम्हारे पास 10 मजदूर थे, ठीक है, 10 लेबर था। अब ये 10 लेबर एक एक मशीन पे 2-2 लेबर काम कर रहा है और तुम्हारा लेट से 20 बिस्कुट बन रहा है, ठीक है। अभी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि इसमें होता है कि तुम एक और लेबर ऐड किए तो ये हरदम जरूरी नहीं है कि अगर 20 बिस्कुट बन रहा है तो लेट से 22 अब बने, फिर 24 में, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेट से एक और लेबर ऐड किए तुम्हारा चलो 22 बिस्कुट बना, अगर अगर एक और लेबर ऐड किए तो जरूरी नहीं है अब 24 बिस्कुट बनेगा, हो सकता है 23 बिस्कुट ही बने। क्यों? क्योंकि एक मशीन पे 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 3 व्यक्ति को ले जाने का ये कभी ज़्यादा आउटपुट दे मशीन, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि ये मशीन अपने मैक्सिमम आउटपुट पे काम कर रहा हो और उसको बस 2 ही आदमी का ज़रूरत हो वो मशीन को सही से संभालने के लिए। तो तीसरा आदमी आकर बस थोड़े-थोड़े हल्के-फुल्के काम करेगा, लेकिन उस काम से ज़रूरी नहीं है कि बिस्कुट का आउटपुट ज़्यादा से इंक्रीज़ कर जाए। तो वही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है कि लेट्स से तुम सिंपल एग्जांपल लो खेती का। परिवार के 2-3 लोग खेती को अच्छे से संभाल रहे हैं, अच्छे प्रोड्यूस आ रहे हैं। उनके कुछ बच्चे भी हुए, वो भी ऐड हो गए, ठीक है, थोड़ा-सा प्रोड्यूस बढ़ा। अब उनके फिर से कुछ बच्चे हुए और वो भी ऐड हो गए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग बढ़ते जाएँगे, लेकिन काम खेती में उतना ज़्यादा होगा नहीं, तो प्रोड्यूस भी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इफ मोर वर्कर्स आर एडेड टू अ फिक्स्ड सेट ऑफ मशीनरी, मशीनरी फिक्स है, 5 ही है और तुम वर्कर्स की संख्या बढ़ाए जा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आउटपुट भी हरदम इंक्रीज़ ही करते रहे। एक टाइम के बाद से वो या बहुत कम आउटपुट इंक्रीज़ करेगा। जितना तुम लेट्स से अगर 10 मज़दूर के लेकर तुम 20 बिस्कुट बना रहे हो, 11 मज़दूर करोगे हो सकता है 22 बन जाए, 12 करोगे फिर 23 बनेगा, फिर 14 करने से हो सकता है फिर 23 ही रह जाए, 15 करने से हो सकता है 24 बढ़े, ऐसा कुछ इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। हरदम लीनियर फैक्टर में इंक्रीज़ नहीं करेगा कि जितना से तुम मज़दूर इंक्रीज़ कर रहे हो उतने से तुम्हारा प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसा नहीं होता। अधिक अगर मज़दूर लगाने लगोगे तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि उसमें से कुछ मज़दूर का काम ज़्यादा बचेगा नहीं, तो वो बस फ्री का फ़ायदे उठाएँगे लोग और उससे तुम्हारा प्रोड्यूस इंक्रीज़ होगा नहीं। रिटर्न टू स्किल ये क्या होता है? तो रिटर्न टू स्किल बताता है कि लॉन्ग रन रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपोर्शनल इनपुट इंक्रीज एंड आउटपुट चेंज। अब इनपुट जो इंक्रीज है, लेट्स से प्रोपोर्शनल इनपुट इंक्रीज, लेट्स से तुम ले लो कॉफी बीन्स का एग्जांपल, 5 रुपया है और प्रोपोर्शनल इनपुट इंक्रीज लेट्स से 10 रुपया होगा। तो रिटर्न टू स्केल क्या बताता है, ये लॉन्ग रन में रिलेशनशिप बताता है कि प्रोपोर्शनल इनपुट इंक्रीज एंड लेट्स से आउटपुट चेंज हुआ। लेट्स से तुम्हारा कॉफी कॉफी बीन्स, नहीं ये एग्जांपल ठीक नहीं है। लेट्स से तुम बिस्कुट बनाने के लिए व्हीट तुम कहीं से ले रहे हो, इसका इनपुट इंक्रीज तुम किए लेट्स से 10 केजी से तुम 20 केजी किए, ठीक। तो व्हीट में तुमने इंक्रीमेंट किया 2 गुने का, आउटपुट में लेट्स से पहले 20 बिस्कुट बन रहा था और लेट्स से 40 बिस्कुट बनने लगा, ठीक है। तो किस प्रोपोर्शन से, ये 2 गुने से चेंज हुआ और ये भी 2 गुने से चेंज हो गया। तो रिटर्न टू स्केल क्या बताता है कि प्रोपोर्शनल इनपुट इंक्रीज में जो चेंज तुम कर रहे हो तो उसके कारण आउटपुट में जो चेंजेज आ रहे हैं, क्योंकि इनपुट अगर तुम इंक्रीज करोगे तो आउटपुट तो थोड़ा बहुत इंक्रीज करेगा ही। तो इनपुट इंक्रीज से आउटपुट में क्या चेंजेज आ रहे हैं, वो प्रोपोर्शन के बीच का रिलेशनशिप बताता है रिटर्न टू स्केल एक लॉन्ग रन में। मतलब 10 साल 15 साल के रन में वो बताएगा कि इनपुट इंक्रीज से आउटपुट में कितने प्रोपोर्शन से चेंज आ रहा है, वो तुम्हें बताएगा।
ये जर्नी कच्चा माल हो, लेट्स से तुम लेबर का संख्या इंक्रीज कर रहे हो इनपुट में, तो लेट्स से लेबर की संख्या तुम पहले से 2 गुना कर दिए, तो आउटपुट में कितना से चेंज आया? एक लॉन्ग रन में तुम लेबर की संख्या 20 से 40 कर दिए, तो आउटपुट में कितना के फैक्टर से चेंज आया? वही रिलेशनशिप बताता है रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसका मतलब क्या कि इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट ज़्यादा से इंक्रीज कर रहा है। अगर इनपुट में कम के चेंजेस से आउटपुट में ज़्यादा के चेंज आ रहा है, तो उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। IRS, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सेम वहीं आ गया कि अगर आउटपुट इंक्रीज इनपुट के कंपेरिजन प्रोपोर्शनैलिटी से बढ़े, अगर इनपुट 2 गुना हो तो आउटपुट भी 2 गुना से चेंज है, तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, और इसके उल्टा अगर इनपुट में चेंज से, मतलब इनपुट में कुछ ज़्यादा का चेंज है लेकिन आउटपुट में उतना का चेंज नहीं है, मतलब उससे कम का चेंज, लेट्स से इनपुट 3 गुना हो जाए और आउटपुट 2 ही गुना रह जाए, तो उसे बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब है कॉस्ट इन प्रोडक्शन। ठीक, प्रोडक्शन जो भी हो रहा है उसमें कॉस्ट वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लोग। पहला है शॉर्ट रन कॉस्ट। ठीक है, शॉर्ट रन कॉस्ट क्या कहता है कि इसमें 2 तरह के आते हैं, फिक्स्ड और कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट दोनों तरह का होगा, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होता है ड्यू टू फिक्स्ड कैपिटल। जैसे तुम 10 लाख लोन लिए बैंक से अपना कुछ शुरू करने के लिए, अपना कुछ प्रोडक्शन शुरू करने के लिए तुम 10 लाख रुपए बैंक से लिए, तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि तुम्हारे पास 10 लाख के रुपये होंगे, ये नहीं कि शॉर्ट रन में तुम्हारे पास प्रॉफिट आना शुरू हो गया तुम अपना ही बिजनेस बढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। शॉर्ट रन में तुम्हारे पास 10 लाख रुपये ही हैं, तो तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है क्योंकि तुम्हारा कैपिटल फिक्स है, तुम चेंजेस ज़्यादा नहीं कर पाओगे। अब ये होता है कि जो 10 लाख है, हो सकता है तुम लेबर पे खर्च करोगे, मशीनरी पे खर्च करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च करोगे, ये सब चीज़, तो इसमें से कुछ कुछ चीज़ें फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएंगी। जैसे मशीनरी, लेट से तुम 5 लिए, तो वो तो पक्का 5 मशीनरी रहेगा, वो फिक्स कॉस्ट के रूप में निकल गया। लेबर डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे सिचुएशन तुम चेंज करते रहोगे, हो सकता है आज 10 मजदूरों को लगाए, कल 12 को लगा दिए, फिर परसों 7 को लगाए, तो ये चेंज तुम कर सकते, ये नहीं कि मशीनरी तुम बार बार चेंज कर पाओगे, क्योंकि मशीनरी का कॉस्ट चलता होता है, तो तुम हर समय चेंज कर पाओगे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह भी तुम्हारा चेंज होते रहेगा। तो शॉर्ट रन में क्या होगा कि कुछ फिक्स कॉस्ट में जाएगा, कुछ वेरिएबल कॉस्ट में जाएगा, और फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड रहेगा क्योंकि कैपिटल फिक्स है तुम्हारा। लॉन्ग रन में क्या होता है कि सारे कॉस्ट वेरिएबल हो जाते हैं। लॉन्ग रन में प्रॉफिट होना शुरू होगा तो तुम्हारे पास पैसे इंक्रीज होंगे, मशीनरी को भी खरीदने के लिए तुम्हारे पास, जब तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा तो मशीनरी का खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे अधिक होंगे, तुम अच्छे और अच्छे मशीनरी वगैरह भी खरीदोगे, लेबर भी वेरिएबल रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी वेरिएबल हो जाएगा। तो लॉन्ग रन में ऐसा देखा जाता है कि सारे कॉस्ट वेरिएबल हो जाते हैं, और फॉर्म्स कैन बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिड्यूसिंग फॉर यूनिट कॉस्ट। लॉन्ग रन में क्या होगा कि जब तुम्हारे फैक्ट्री का स्केल इंक्रीज करेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज बहुत ज़्यादा करेगा, तो उनसे प्रॉफिट भी हर एक, लेट से एक वस्तु का प्रॉफिट 1 रुपये का आ रहा है, तो जब इनका प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो ज़्यादा वस्तु का प्रोडक्शन होगा, फिर तुम्हारा प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा, तो इस वो प्रोडक्शन के स्किल बढ़ने के कारण फॉर्म्स बेनिफिट कमाएंगे लोग। जब बेनिफिट कमाएंगे लोग तो और अच्छे मशीनरी पर शिफ्ट होगा, तो फिर क्या होगा कि जो पर यूनिट कॉस्ट है उस प्रोडक्ट को बनाने में वो घटते जाएगा। क्यों? क्योंकि लेट से तुम्हें 10 लोगों के लिए खाना बनाना है, तो जितने पैसे तुम्हें लगेंगे, अगर तुम 20 लोगों के लिए खाना बनाओगे तो उतने पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि सेम तरह की वस्तु तुम्हें बनाना है, तो तुम और अच्छी चीज़ों पर शिफ्ट होगे उसे बनाने के लिए, उसे और जल्दी बनाने के लिए, उसे और कम दाम में बनाने के लिए तुम अच्छा प्रोडक्शन कर पाओगे। इसलिए अगर कुछ बल्क में बनता है तो पर यूनिट कॉस्ट हर एक वस्तु का घटते जाता है।
और अच्छे मशीनरी लोगे तो वो और एफिशिएंसी से काम करेगा, तो और अच्छे प्रोडक्ट बन पाएंगे और वो भी लो कॉस्ट में। अब इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये क्या होता है? तो देखो, जो ICOR है वो मेजर करता है एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तुम्हें लाइक ICOR क्या बताता है कि तुम्हें एडिशनल कितने कैपिटल का जरूरत है, वो जो तुम प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें आउटपुट को 1 यूनिट से और इंक्रीज करने के लिए। ठीक, तो ये ICOR बेसिकली क्या है? तो जो भी तुम्हारा फॉर्म, जो भी तुम्हारा फैक्ट्री वगैरह है वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें एडिशनल 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए, लेट से 10 बिस्कुट बना रहा है, तो एडिशनल 1 बिस्कुट यानी 11 बिस्कुट बनाने के लिए उसे अपने इनपुट में एक ऐसा मान सकते हो, इनपुट चेंज करने के लिए उसको कैपिटल चाहिए होगा, तो कैपिटल में कितने का एडिशनल रिक्वायरमेंट है? लेट से पहले वो 50 रुपये लगाकर 10 बिस्कुट बनाता था और 11 बिस्कुट वो देखा कि 52 रुपये में बन जा रहा है, तो एडिशनल रिक्वायरमेंट कितने का आया? 2 रुपये का आया। तो यही ICOR मेजर करता है कि एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। और ये क्या बताता है कि कैपिटल इफिशियंसी को बताता है कि अगर कम पैसे में थोड़े अच्छे आउटपुट मिल पा रहे हैं, एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट मिल पा रहा है कम पैसे चेंज में, तो ये इफिशियंसी को बताता है। फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा के डिवाइड बाई डेल्टा वाई। डेल्टा क्या है कि इंक्रीज इन कैपिटल, तुम्हारा कैपिटल कितना लग रहा है, और डेल्टा वाई क्या है कि इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट में 1 से इंक्रीज करने के लिए या चेंज करने, मतलब एडिशनल यूनिट इंक्रीज करने के लिए तुम्हारा कैपिटल कितने से इंक्रीज करना पड़ रहा है, वो बताता है ICOR। लोअर ICR यानी एडिशनल इनपुट चेंज करने के लिए तुम्हारे पास तुम्हें कम पैसे लग रहे हैं, यानी लोअर ICOR इंडिकेट हायर एफिशिएंसी, यानी तुम्हारा जो मशीनरी वगैरह है वो एफिशिएंट, अच्छे इफिशिएंट लेवल पे है लोग, क्योंकि तुम्हारे कम पैसे चेंज से तुम्हारा एडिशनल यूनिट मिल पा रहा है। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ है कि लेस कैपिटल इज नीडेड फॉर अ ग्रोथ। ठीक है, लोअर ICOR का मीनिंग क्या हुआ कि तुम्हें लेस कैपिटल चाहिए अगर प्रोडक्शन में ग्रोथ लाना है तो। अब है कि ICOR अक्रॉस डिफरेंट इकोनॉमीज के बीच में हम लोग देखना है। ठीक है, अब देखो इंडिया में क्या है, ICOR मैक्सिमम सारे कंपनीज का ICOR लगभग हाइयर होता है। हाइयर का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें प्रोडक्शन में ग्रोथ लाने के लिए तुम्हें इनपुट कैपिटल में ज़्यादा का चेंज लाना पड़ेगा, यानी तुम्हें हाइयर रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होगा ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया की मशीनरी उतना एफिशिएंट नहीं है। कंपैरिजन में अगर तुम चाइना का मशीनरी देखोगे तो उनका ICOR वैल्यू काफ़ी लो होगा। क्यों? क्यों ऐसा मान सकते हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी मशीनरी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो तुम मान सकते हो हाइयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वगैरह के कारण उनका ICOR लो है, क्योंकि वो कम इन्वेस्टमेंट में अब अच्छे आउटपुट दे सकते हैं लोग। तो लोअर ICOR क्यों है चाइना में बढ़िया? क्योंकि उन्होंने इफिशिएंटली कैपिटल एलोकेशन किया और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से मैनेज है। यही कंपेरिजन USA में देखोगे तो वो मॉडरेट लेवल पे है। वो एक तरह का बैलेंस है उनमें कि लाइक जो उनके एडवांस टेक्नोलॉजी है और जो वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, उनके बीच में बैलेंस टाइप का है। तो इसलिए उनका ICOR वैल्यू लगा मॉडरेट है कि तुम्हें चेंज करने के लिए एक मॉडरेट लेवल पर तुम्हारा कैपिटल भी चेंज करना पड़ेगा। चाइना में ये चीज़ लोअर पे है, यानी तुम्हें एडिशनल प्रोडक्शन करने के लिए बहुत कम चेंज का कैपिटल रिक्वायरमेंट है। और इंडिया में ये हाइयर पे है, यानी हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। रूल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड ICOR इन सेक्टर।
अब देखो, एग्रीकल्चर पहला सेक्टर हम लोग देखते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आईसीआर क्या हेल्प करेगा? तो आईसीआर हेल्प डिटरमाइन द ऑप्टिमल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। अब देखो, लेट्स से ये क्या बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी में जो कैपिटल इन्वेस्टर हम लोग करेंगे लोग, वो ऑप्टिमल पॉइंट वगैरह डिटरमाइन करने में आईसीआर हमारा हेल्प कर सकता है। अब देखो, एग्रीकल्चर में लेट्स से तुम कुछ प्रोड्यूस पहले से कर रहे हो, कुछ फिक्स कैपिटल वगैरह लगाकर। अब तुम ट्राई किए कि लेट्स से एक एडिशनल आउटपुट और हम लेट्स से हम 10 किलो अनाज उगा रहे थे, ठीक है। अब एक एडिशनल लेट्स से 11 केजी उगाए। उसके हिसाब से हम देखेंगे कि 11 केजी उगाने में मुझे कितना का इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना पड़ा है, ठीक है। फिर कुछ समय बाद 12 केजी उगा कर देखें, फिर ट्राई करेंगे अच्छा अब कितने का इंक्रीमेंट मुझे देना पड़ा। लेट्स से तुम पहले 10 केजी अनाज उगा रहे थे, 100 रुपये लगातार। इस पर 11 केजी उगाए और तुम्हारा पैसा लेट से लग गया 110 रुपया, ठीक है। और तुम्हें अब क्या लगा कि अगले साल तुमने 12 केजी उगा लिया और तुम्हारे देखा कि 125 रुपया में आ गया। अब लेट से तुम 13 केजी उगाने गए, तुम देखे कि नहीं, ये करने में 140 रुपया लग गया। तो तुम्हारे लिए ऑप्टिमल पॉइंट क्या होगा कि तुम 125 तक 12 केजी उगा लो, क्योंकि पहले 10 रुपया का चेंज आया, फिर 5 रुपया का चेंज आया, अब सीधा 15 रुपया का चेंज आ गया। तो तुम्हारे लिए आईसीआर वैल्यू क्या बता सकता है कि 125 वो पॉइंट तक तुम जा सकते हो जहां पर तुम्हारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतने ऑप्टिमल तरीके से उतने ही खेत में हो सकता है कि तुम अच्छे आउटपुट ले सकते हो। 125 के बाद अगर तुम अपना कैपिटल बढ़ाओगे भी तो वो पार्टिकुलर एरिया उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तुम्हारा बहुत ज़्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ने लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग में सेम वही केस हो सकता है कि देखो, हाई मार्जिनल प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि एक एडिशनल यूनिट लेट्स से तुम ऐड कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को बनाने में, एंड लो आईसीआर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में तुम्हारा कैपिटल का जो थोड़े के से इंक्रीज से हो जाए, लेट्स से 10 बिस्कुट से 11 बिस्कुट जाने में लेट्स से 2-3 रुपया का ही खर्चा और बढ़ रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि हाई मार्जिनल प्रोडक्ट हम लोग कैसे देख सकते, चलो कि तुम्हारा जो भी आउटपुट है, ठीक है, उसमें अच्छे का चेंज दिख रहा है। जो तुम आउटपुट में लेट्स से 10 से 11 चेंज आया एक का, तो जो तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट बन रहा है वो हाई है एज कंपेयर टू जो तुम्हारा इनपुट चेंज जो तुम्हारा कैपिटल चेंज आ रहा है लो आईसीआर के कारण। मैन्युफैक्चरिंग में क्या दो टर्म बोल रहा है कि तुम्हारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, लाइक जो भी तुम्हारा प्रोड्यूस है, 10 बिस्कुट बनाते हो, वो प्रोड्यूस लेट से 11 हो रहा है या फिर 12 हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट जो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीमेंट हो रहा है वो हाई का है, लेकिन तुम्हारा आईसीओआर लो का है। इसका मतलब क्या कि तुम 2 रुपया मतलब 50 रुपये लेकर बना रहे थे, अब 2 रुपया और 52 रुपये में बना पा रहे हो। फिर 14 के लिए तुम 1 ही रुपया में और इंक्रीज करके तुम 14 बिस्कुट बना पा रहे हो। तो ये क्या बता रहा है कि अगर मार्जिनल प्रोडक्ट हाई हो और आईसीआर वैल्यू लो हो तो आ, तुम्हारा वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलाउ करता है कि तुम इफेक्टिवली उसको स्केल कर सकते हो। कैसे? क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट अच्छे से इंक्रीज कर रहा है और तुम्हारा आईसीआर वैल्यू भी लो है, यानी कम इन्वेस्टमेंट में मुझे अच्छा मुनाफा मिल सकता है। यानी ये तुम्हें क्या बता रहा है कि तुम्हें अलाउ कर रहा है कि तुम इफेक्टिव तरीके से अपने फैक्ट्री को और स्केल कर सकते हो, क्योंकि लो आईसीआर का वैल्यू तुम कम कैपिटल लगाओगे तो तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा।
तो वो बिकेगा जब तो प्रॉफिट भी अच्छा होगा, तो तुम स्केल भी अच्छे से कर पाओगे। ये पार्टिकुलर देखा जाता है कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स, मतलब ऐसा देख सकते हो कि जो बड़े फैक्ट्री सब होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस बन रहा है, बेसिकली उन सब चीज़ों में देखा जाता है, क्योंकि उन सब चीज़ों में क्या होता है कि उनके पास मशीनरी अच्छे वगैरह होते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बिल्ड हो गया रहता है। तो ज़्यादा वस्तु बनाने के लिए उन्हें कम का ही कैपिटल का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। थोड़े से कैपिटल को इंक्रीज करते हैं लोग, उनका प्रोड्यूस ज़्यादा से इंक्रीज कर जाता है। ओवरऑल कंक्लूजन इस लेक्चर का क्या हो सकता है कि इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या था कि अगर मार्केट में किसी वस्तु का प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो मार्केट में उस वस्तु का सप्लाई भी इंक्रीज करता है, अनटिल अनलेस कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस ना हो। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि अगर कॉफ़ी लेट से प्राइस 5 से 10 हो गया तो फार्मर्स क्या सोचेंगे लोग कि प्राइस बढ़ रहा है कॉफ़ी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी हम लोग उगाकर मार्केट में सप्लाई करेंगे लोग अच्छे मुनाफा के लिए। कुछ और लोग भी इस सेक्टर में इंटर करेंगे लोग, वो भी फार्मिंग करना शुरू करेंगे लोग कॉफ़ी का, और सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन तब आ सकता है, लेट से गैस का जो अभी प्राइस चल रहा है लेट से 1000 से 2000 हो गया, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एकदम से इंक्रीज कर दे गैस का सप्लाई, क्योंकि देयर आर सम सिचुएशंस लाइक अभी जो ईरान इजराइल वगैरह का वॉर चल रहा है, तो गैस का सप्लाई बढ़ नहीं सकता है, उसको बढ़ाने में टाइम लगेगा। अपने भी जो रिफाइनरी वगैरह है उनको भी सही करने में, उनको भी और स्केल करने में टाइम लगेगा। तो इस समय क्या है कि लोग डिमांड कर रहे हैं, जिस कारण प्राइस तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो कुछ और फॉर्म्स, कुछ और फार्मर्स उसमें इंटर करेंगे लोग और उसका सप्लाई भी बढ़ा देंगे लोग। फिर हम लोगों ने इलास्टिसिटी के बारे में देखा। इलास्टिसिटी बेसिकली क्या बताता था कि प्राइस के कितने चेंज होने से क्वांटिटी में, सप्लाई में कितना का चेंज आ रहा है, उसको बताता था इलास्टिसिटी। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल से ज़्यादा का चेंज आ रहा है तो इलास्टिक माना जाता है, रिलेटिव इलास्टिक भी माना जाता है। लेकिन अगर कम का चेंज आ जाता है तो उसको इन इलास्टिक कंपेरिजन में रखा जाता है। लेट्स से प्राइस 2 गुना हुआ लेकिन क्वांटिटी सप्लाई 1.5 गुना ही हो पाया, तो वो इन इलास्टिक के कैटेगरी में जाता है। फिर हम लोगों ने आईसीआर वगैरह वैल्यू देखा। ये क्या था कि तुम्हें आउटपुट को 1 से इंक्रीज करने के लिए तुम्हें इनपुट कैपिटल में कितना का रिक्वायरमेंट है, वो मेजर करता था आईसीआर वैल्यू। फिर हम लोगों ने रिटर्न टू स्केल देखा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम जो अपना प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट है, ये सब तुम एनालाइज करना चाहते हो, तो इफ़िशिएंट तरीके से समझना भी चाहते हो, तब भी ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लाइक जो भी तुम कैसे आउटपुट इंक्रीज कर सकते हो, मार्केट कैसे डिफरेंट चीज़ों का सप्लाई वगैरह के कारण प्राइसेस में क्या चेंज वगैरह आता है, वो सब समझने के लिए ये सारे टर्म समझना ज़रूरी है। इनका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिटिकल है, वो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए तुम्हारे लिए भी ये ज़रूरी हो सकता है। ज़्यादातर ये ज़रूरी होगा जो ब्रॉडर लेवल पर, लेट्स से गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है ये सब डिसाइड करना। और तुम्हारे लिए भी माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल के लिए ये इम्पोर्टेंट है ये सब जानना, ताकि तुम अच्छे से अपने डिसीजंस ले पाए माइक्रो लेवल पर और गवर्नमेंट पॉलिसीज बना पाए मैक्रो लेवल पर, ताकि एक सही ग्रोथ मिल पाए। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हो। अदर देन आप मुझसे इन सारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, लो इकोनॉमिक्स का ही, जो प्राइमरली फॉर यूपीएससी के लिए होगा। थैंक यू।